नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर टेंशन खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 3 दौर में अब तक करीब 30 घंटे की बातचीत हो चुकी, लेकिन नतीजा कुछ ठोस नहीं निकल सका। एक तरफ चीन से भारत लगातार बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी हिमाकतों का करारा जवाब देने की जोरदार तैयारी भी है। जल, थल और नभ तीनों दिशाओं से चीन की चाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लद्दाख के आसमान में पहले से ही सुखोई समेत तमाम लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और अब उस घातक बम को भी तैनात करने की तैयारी है, जिसने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। एलएसी पर स्पाइस बॉम्ब के सबसे लेटेस्ट और एडवांस वर्जन की तैनाती का प्लान है, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के अवैध बंकरों को पल भर में बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। आर्मी अलर्ट पर है। आर्मी अपने साजो सामान के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ कैसे वहां पर एलएसी पर तैनात है, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। फाइटर जेट्स कैसे लद्दाख के आकाश को चीरते हुए उड़ान भर रहे हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इंडियन नेवी को भी तैनात किया गया है, इसकी भी जानकारी है। और स्पाइस बम का प्लान, स्पाइस बम का ऑर्डर दिया जाना, इसके क्या मायने हैं, इसको भी हम समझने की आज कोशिश करेंगे। समंदर, जमीन और आसमान से चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत की जबरदस्त तैयारियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तीनों सेनाओं के 3 शानदार पूर्व ऑफिसर मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद, जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान जंग से लेकर करगिल वॉर तक का अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने देश के अंदर से लेकर सरहद तक भारत के कई कामयाब ऑपरेशंस की स्क्रिप्ट लिखी। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सुनील नानोदकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपने 30 साल के शानदार करियर में एयर वाइस मार्शल सुनील नानोदकर जैगुआर स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं। ये एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर टैक्टिकल ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा भी मौजूद हैं, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ रह चुके हैं। वो 2010 से 2012 के बीच डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर भी रहे। इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान को सरकार से मंजूरी मिली। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा 2014 में वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ की पोस्ट से रिटायर हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जनरल प्रसाद, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि हम ये मानकर चल रहे हैं या इसकी उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद बातचीत से सब हल हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अनुभव से दर्शकों को इस बात का पुख्ता अंदाजा लगे कि एलएसी पर अगर स्थिति बिगड़ी और काइनेटिक फोर्स की जरूरत पड़ी इस्तेमाल की, तो हमारी तैयारियां क्या है, हमारी ताकत क्या है? जनरल प्रसाद। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका थोड़ा डिटेल में जवाब दे देता हूं। बहुत लंबा डिटेल में नहीं, बहरहाल अगर कोशिश यही रहेगी कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। 3 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है। जॉइंट सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर डिप्लोमेटिक बातचीत हो चुकी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर हरकत हो चुकी है, ये सब आपने देख लिया। यानी कि जो इस समय स्ट्रेटेजिक हालत उभर कर आ रही है, उसमें मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें शामिल करके उसकी एक रणनीति बन रही है। हमें यह देखना है कि इस समय विश्व में हो क्या रहा है। देखिए, विश्व में एक जिसको कहते हैं वर्ल्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग। अब विश्व जो है छोटा होता चला जा रहा है। इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हर एक देश चाहता है इसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, तो बहुत एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब जैसे इंटरनेशनल सिचुएशन आपने देखी, उसको एक सेकंड के लिए बता दूं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब खुलकर सामने आए हैं कि हम भारत की सपोर्ट में हैं और भारत के बरखिलाफ गलत एक्शन चाइना ले रहा है। इसको लंबे तौर में बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, अखबारों में पढ़ लिया आपने। आपका सवाल यह है कि अगर सेना के संग कुछ होता है तो क्या हरकत की जाएगी। मैं फिर से दोहराऊंगा कि उम्मीद यही रखेंगे, आवर एफर्ट्स विल बी कि मसला बातचीत से हल हो जाए, लेकिन हल होता दिख नहीं रहा मुझे। 3 बातें निकल चुकी हैं और चाइना जहां पर आ चुका है वहां से हटने की अभी तक उसकी कोई ऐसी इंडिकेटर नहीं आ रहा है कि शायद वो हटेगा वहां से। अगर वो नहीं हटता है तो उसको हटाना ज़रूरी हो जाएगा और उसके लिए सेना की शक्ति इस्तेमाल की जाएगी, चाहे वो आर्मी की शक्ति हो, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे तीनों की मिलकर हो।
आज के समय में कॉन्फ्रंटेशन जब किसी देश के साथ होती है तो केवल एक एलिमेंट उसका साथ नहीं लड़ता, बल्कि सारे एलिमेंट एकजुट होकर लड़ते हैं। तीनों सर्विसेज, यही नहीं, इसके साथ साइबर वॉरफेयर भी होगी, इसके अलावा हमारी डिप्लोमेसी भी और अग्रेसिव होगी, हमारी तरफ वर्ल्ड की तरफ से सपोर्ट बढ़ेगी और कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस और लगेंगे। इन सब का भारत पर अवश्य असर पड़ेगा। ये नहीं मैं कहता कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर हमें लड़ाई को जीतना है और जीतना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ये चीन हमको बहुत सालों से परेशान कर रहा है, 62 के बाद से परेशान कर रहा है, और आज भी कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये है ही नहीं, ये तो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल तो कुछ और, हर साल लाइन ऑफ कंट्रोल को बदल देता है। आपको शायद याद होगा कि 2002 में एक नक्शा सामने आया था जिसपे एक दफा चीन ने यह माना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां से जा रही है। विदिन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर उसने वो नक्शा विड्रॉ कर लिया, और आज उसकी पोजीशन ये है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल मैं बताऊंगा हर साल कहां पर है, और हर साल वो लाइन ऑफ कंट्रोल बदल लेता है। फिंगर 8 से लाके फिंगर 1 और 2 तक की बात करने लगा है, फिंगर 4 तक तो आ ही चुका है, गलवान के अंदर बैठा हुआ है और वहां पे दिप्सांग प्लेन में अंदर घुसपैठ कर रहा है, और जहां भी चाहता है वो अपनी कहता है जी ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ है। आज फिंगर 3 पे है, कल बोलेगा फिंगर 1 पे है, आज गलवान के हम नदी के इस पार भी आ गए, आज तो हम दिप्सांग प्लेन में चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना से हम ये नहीं कहलवा पा रहे इतने सालों से कि भाई एक दफ़ा तुम बता तो दो कि तुम्हारी लाइन ऑफ कंट्रोल है कहाँ। हमारी परसेप्शन ये है, हम समझते हैं, आपकी परसेप्शन ये है, लेकिन हर साल उस परसेप्शन को बदल देते हैं। कल तक मान रहे थे कि फिंगर 8 तक है, आज कह रहे हैं फिंगर 4 हमारा है, 8 किलोमीटर आपके अंदर आ चुके हैं आप। तो चाइना की जो इस समय नीयत दिख रही है वो मुझे बिल्कुल साफ नहीं दिख रही। मुझे लगता नहीं कि शायद वो वापस आसानी से जाएगा जब तक चारों तरफ से उसको घेरा नहीं जाएगा। ठीक है सर, चाहे वो नेवी की तरफ से हो, चाहे वो इंटरनेशनल, ये आपने बहुत स्पष्ट कर दिया, चाहे वो किसी तरफ से भी हो, कि चीन की जो स्थिति रही है, इतिहास जो रहा है और जो अभी के हालात हैं, लग नहीं रहा कि बातचीत से कोई हल निकलेगा। और इसलिए हम थोड़ी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आए कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो फिर भारत की तैयारी कितनी है और भारत के लोगों को कितना आश्वस्त रहना चाहिए। शौर्य हमारी सेना का सब मानते हैं, जानते हैं, और उसमें विश्वास तो पूरा है। तैयारियों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। नानोदकर सर, आपके हिसाब से अगर वाकई बातचीत से हल नहीं निकला, एयरफोर्स का क्या किरदार रहेगा, सेना का, थल सेना का क्या किरदार रहेगा और जल सेना का क्या किरदार रहेगा इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न, हमारे पास इस इलाके की पूरी जानकारी है। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि चाइना की जो फोर्सेस का बिल्डअप जो हो रहा है, पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप शुरू किया, उसके बाद में लॉजिस्टिक्स उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट शुरू किया। स्लोली उन्होंने जो 2 लड़ाकू हवाई अड्डे हैं इस इलाके को जो कवर करते हैं चाइना की तरफ से, उनको उन्होंने मजबूत करना शुरू कर दिया। शुरू में पहले फ्लाइंग बहुत ही कम होती थी, एक आध बार कोई जहाज उड़ता था, फिर उसने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट शुरू करी। एक 3 से 6 जहाज़ों के बीच में आते थे, थोड़ी देर के लिए कवायद करके वो चले जाते थे, और उसके बाद में कंप्लीट यूनिट की डिप्लॉयमेंट वहाँ शुरू करी, और अभी वहाँ पर परमानेंट फोर्सेस रखना शुरू किए। और ये सारा बिल्डअप जो उन्होंने किया है वो काफ़ी क्लोजली एयरफोर्स ने मॉनिटर किया हुआ है, और उसके हिसाब से हमारे जो उसका मुकाबला अगर करने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसके लिए हमारे जो डिप्लॉयमेंट में चेंजेस जो लाने थे वो पूरी तरह से करीब 10 साल पहले से हमने इसका असेसमेंट करके इसको डिप्लॉयमेंट हमारी तरफ से चेंजेस जो लाने थे वो लाए हैं। और आप सबको अभी पता है कि हमारे जो हवाई जहाज है सिर्फ लड़ाकू हवाई जहाज नहीं है, हेलीकॉप्टर्स जो नए आए हैं जैसे कि अपाचे और चिनूक का डिप्लॉयमेंट किया है, ये सब चाइना की हरकतें और वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान की हरकतों को अच्छे से असेस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें एयरफोर्स ने करी हैं। तो हमारा जो क्षमता जो है आज वायुसेना की या जल सेना की, नौसेना की और आर्मी की जो क्षमता है वो
पूरी तरह से 2009 से इसमें बदलाव आते गए हैं और उसके हिसाब से हमने प्रोक्योरमेंट्स करी हैं वेपन सिस्टम्स में। और एक सबसे बड़ी बात है कि तीनों सेनाओं ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो है उसका भी डिप्लॉयमेंट का प्लान पूरी तरह से किया हुआ है। तो ये एक ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी कही जा सकती है कि पहले ISR को मजबूत किया है, कई देशों के साथ हमारी बातचीत करके उनका असिस्टेंस लिया गया है, क्योंकि हमारी शुरू में सैटेलाइट की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं थी। तो उस समय कई देशों के साथ जैसे कि इजराइल है, अमेरिका है, उनके साथ बातचीत करके उनसे जो सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि टारगेटिंग के लिए एक सैटेलाइट इमेजरी का होना जरूरी है। और उसके साथ साथ उनके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी जो आती है उनके पास, उसका असेसमेंट भी शेयर करना शुरू कर दिया। यानी एयरफोर्स के लिहाज से भी आप तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। एडमिरल सिन्हा भी हमारे साथ हैं। सर, आपके हिसाब से अभी नानोदकर सर बात कर रहे थे प्रोक्योरमेंट की, और इसलिए मैं वो सवाल जोड़ रहा हूं कि एयरफोर्स का क्या किरदार होगा अगर वहां हालात बिगड़े तो। और साथ में जो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में स्पाइस बम का इस्तेमाल हुआ था वहां पर जब हमने स्ट्राइक की थी, क्या अभी ये बताया जा रहा है कि इजराइल से और स्पाइस बम मंगवाने के लिए कहा गया है, क्या चीन के लिए भी उसका कोई किरदार हो सकता है उस इलाके में? सुशांत जी, देखिए, दो तरह की बातें। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, नौसेना का जो क्षेत्र है वो पूरा इंडियन ओशन है, जो करीब 3000 किलोमीटर है एट द नियरेस्ट पॉइंट। तो उस 3000 किलोमीटर में हमारी नौसेना हमेशा तैयार रहती है। इंडियन ओशन में आने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं जिनको कि चोक पॉइंट्स कहते हैं। एक तो मलाक्का स्ट्रेट है, दूसरा गल्फ ऑफ एडन है, और तीसरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है। तो ये तीनों जो हैं काफी नैरो इलाके हैं, जिससे कि उनके सबमरीन जो हैं वो उनको सरफेस पर ही आ सकते हैं, वो डूब कर नहीं आ सकते। और उनके 60% जो उनके ऑयल का इंपोर्ट है चाइना का, वो गल्फ से निकलकर श्रीलंका के नीचे होते हुए मलाक्का स्ट्रेट से जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो उनके ऑयल हैं और कॉपर है वो साउथ अमेरिका, पेरू और चिली, और उसके बाद वेनेजुएला, और फिर साउथ अफ्रीका के 2-3 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2-3 देशों से लेकर वो भी वही रास्ता तय करता है जैसे पहले वाला मैंने बताया। तो आप देखिए कि ये जो है हमारे पास तो ये हैंडल हमेशा है कि अगर हमको उनको हैरेस करना हो तो हम अपने नौसेना की जो हमारे बेड़े हैं, पश्चिमी बेड़ा और पूर्वी बेड़ा, उनकी एक्सरसाइज हम ये सीन लेंस ऑफ कम्युनिकेशन जिनको कहा जाता है स्लॉक, हम उसके ऊपर ये एक्सरसाइज अगर करवा दें तो उनके जो जितने तेल वाहक या कॉपर वाहक जलपोत हैं उनके पोर्ट में, उनके पोतों में, उनके बंदरगाहों में जाने का समय उनको ज्यादा लग जाएगा, या उनकी जो चेन है जिस हिसाब से उनको क्रूड ऑयल लेना है और उसी हिसाब से रिफाइनरी बनी रहती है, तो ये शटल सर्विस चलता रहता है। तो वो अगर उसके ऊपर अगर फर्क पड़ जाए तो उनकी जो वॉर वेजिंग एबिलिटी है, जो क्षमता है उनकी लड़ाई करने की और उनके देश को चलाने की, उसमें हमेशा कमी हो सकती है। तो ये हमारे पास एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। हमारी नौसेना इंडियन ओशन में काफी स्ट्रांग है। इसके पहले कि चीन अपनी पूरी शक्ति से यहाँ पे आए 6-7 साल और हैं, तो हमारी नौसेना की भी जो एबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं। आपने सुना होगा कि अभी हम लोगों ने वो SR-90 हेलीकॉप्टर लिया है जो कि पनडुब्बी मारक है, और हमारे पास जो P-8I बोइंग विमान है उसके और 6 विमान खरीदने की बात ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें और भी शक्तिशाली बनाएंगी। और जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा पर्सनल अनुमान है कि इंडियन ओशन में भारत की नौसेना जो है वो हमेशा अग्रणी नौसेना रहेगी। और अगर अमेरिका की बैकिंग होने वाली है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन चारों के साथ हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिससे कि हम उनके भी पोर्ट में जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से ओवरऑल क्षमता हमारी अच्छी है और हम कोई भी लैंड वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों सेनाओं की जो तैयारी है उसको लेकर दर्शकों को थोड़ी जानकारी मिल गई। नानोदकर सर, जो मैं सवाल पूछ रहा था कि स्पाइस बॉम्ब का जो इस्तेमाल हमने पाकिस्तान में किया, क्या उसका और ऑर्डर देना कुछ इशारा कर रहा है, और क्या उसका इस्तेमाल इस इलाके में जहां पर अभी LAC पर तनाव है वहां हो सकता है क्या?
नानोदकर सर, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं उसको ठीक कराता हूं ऑडियो को, फिर आपके पास आता हूं। तब तक मनीष प्रसाद के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, जो ये प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर दिया गया है, इसको किस लिहाज से देखा जाए? सुशांत, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और साथ में प्रोक्योरमेंट का इंटरप्रिटेशन आपको तीनों जो ऑफिसर्स, जनरल, साथ में एडमिरल और एयर मार्शल हैं, उन्होंने बताया। आपको ये बिल्कुल गंभीरता के साथ देखना होगा कि इसी को देखते हुए चाहे इमरजेंसी परचेज ऑर्डर हो, स्पाइस 2000 बॉम्ब या फिर Su-30 और MiG-29 अपग्रेडेड की बात हो, S-400 के 5 स्क्वाड्रंस और उसके साथ साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक, ये इन सबको मिलाते हुए और P-8I की कैपेबिलिटी जिसे नौसेना एल्बेट्रॉस कहती है, दरअसल उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारतीय वायुसेना के अवैक सिस्टम और भारतीय सेना का जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म और उसके साथ साथ अग्रेसिव जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी को देखते हुए आप ये समझ लीजिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ 832 किलोमीटर की लद्दाख की नहीं बल्कि 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से भारतीय सेना और वायुसेना और साथ में जो इंडियन ओशंस है वहां पर नौसेना का डोमिनेंस है। इसलिए ज्यादा डिटेक्ट किया जा रहा है अग्रेशन और ट्रांसग्रेशन। वजह है उसकी सर्विलांस सिस्टम और साथ में भारतीय सेना की फुट पेट्रोलिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, साथ में रोड बने हैं, फीडर रोड बने हैं, और यही वजह है कि चाइनीज को ये पता है, चाइनीज पीएलए को पता है, चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स को पता है कि अगर भारत को घेरने की वो कोशिश करता है तो मल्टीपल डायरेक्शन से भारत पूरी तरह से सक्षम है उसे डोमिनेट करने की। ठीक है, इसमें थोड़ा अभी नानोदकर सर भी जानकारी दे रहे थे। सर, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप सवाल का जवाब दे दें। हाँ, तो हम स्पाइस 2000 की बात कर रहे थे। स्पाइस 2000 ये बहुत ही अच्छा रेंज, स्टैंड ऑफ रेंज का एक उन्होंने बालाकोट की स्ट्राइक में नमूना हमको पेश किया हुआ है और उसका रिजल्ट हम सबके सामने है, हमने सबने स्टडी किया हुआ है उसको। और स्पाइस 2000 जो बालाकोट में यूज किया था वो पेनिट्रेशन बॉम्ब था, जैसे टारगेट के हिसाब से उसको मैच किया गया था। वैसे ही अभी भारतीय वायुसेना ने नया ऑर्डर जो देने की बात करी है वो स्पाइस 1000 यानी थोड़ा लोअर वेट कैटेगरी का बॉम्ब, लेकिन क्षमता वही है, यानी 100 किलोमीटर के करीब वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अटैक कर सकते हैं और उसमें पेनिट्रेशन के साथ साथ जो बाकी टारगेट को टैकल कर सकता है वैसे वॉरहेड्स के साथ पूरा स्पेक्ट्रम टारगेट्स का कवर कर सकता है। और जो मिराज छोड़ के बाकी जो जहाज है वो भी इसको कैरी कर सकते हैं। यानी अब हमें अभी अगर चाइना के टारगेट सिस्टम जो है स्टडी किए हुए हैं उसके हिसाब से पूरे टारगेट सिस्टम को कवर करने के लिए जो हमको स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी विथ प्रिसीजन हमको चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से भारतीय वायुसेना तैयारी कर रही है। और हर तरह के, हर किस्म के टारगेट्स, यानी लॉजिस्टिक्स हेड्स हो या उनके ब्रिजेस हो या उनके एयरफील्ड्स हो, अगर इस तरह के टारगेट्स जो ग्राउंड फोर्सेस को बिल्डअप करने के लिए उनको सप्लाई चेन को तैयार रखने के लिए उनको काम में आ सकते हैं। सर, इसका तोड़ भी है क्या चीन के पास? देखो, स्टैंड ऑफ वेपन का कोई तोड़ नहीं होता है, क्योंकि तोड़ का मतलब है कि उसको कंफ्यूज किया जाए वेरियस टैक्टिक्स से। जो हर तरह का जो स्टैंड ऑफ वेपन के सीकर्स होते हैं उनको डिसीव किया जाए, तो उस तरह से डायरेक्ट तो तोड़ कोई नहीं है इस वेपन का, क्योंकि ये हमारे इलाके में रह के हमारे जहाज दूर दूर तक इसकी बमबारी कर सकते हैं। और इसको हर एक बॉम्ब को अगर इंडिविजुअली उड़ाना है या उसको सीकर को डिसीव करना है तो उसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। और यही जो अभी हाल ही में जो युद्ध हुए हैं, जैसे सीरिया का युद्ध हुआ है, उसमें भी इस तरह के वेपन्स को यूज किया हुआ है। इजराइल हमेशा यूज करती है जब भी उनको चाहिए कि मिनिमम कोलैटरल के साथ मैक्सिमम इंपैक्ट हो उस वेपन का, तो इस तरह से वेपन्स अमेरिकन ने यूज किया हुआ है, फ्रांस ने यूज किया हुआ है। तो हमें ये जो हाल ही में युद्ध हुए हैं जिसमें ये स्मार्ट वेपन यूज हुए हैं, उसमें ये पता चला है कि इसको डिफाई करना, इस वेपन के अटैक को, ठीक है। यानी सर, इधर रहते हुए, अपनी सीमा में रहते हुए
हमारे पास स्पाइस 2000 के नाम से एक ऐसा हथियार भी है जो कि हमारा नुकसान कम से कम करता है, लेकिन उधर नुकसान ज्यादा हो यह सुनिश्चित करता है। जनरल शंकर प्रसाद, आपके हिसाब से एयरफोर्स की ताकत तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो फौज गई हुई है और बड़ी संख्या में गई हुई है, हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि 1:9 का रेशियो भारत ने तैयार कर लिया है वहां पर, यानी एक चीन के सैनिक पर 9 भारतीय सैनिकों का जमावड़ा वहां पर है। उस मुश्किल हालात में, उस हाइट पर, कम ऑक्सीजन वाले इलाके में थल सेना का रोल क्या रहेगा? हमारे पास गेम चेंजर वहां पर क्या है सर? जैसा आपने कहा कि स्ट्रेंथ 1:9 हो गई है, मैं मानता हूं जरूर हो गई होगी, इसकी आप ही पुष्टि कर रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, माउंटेन्स में सुपेरियोरिटी 1:9, 1:10 की जरूरत पड़ती है। मैं इसके साथ एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से एयर मार्शल साहब ने बताई, इस युद्ध में एयरफोर्स की बड़ी अहमियत रहेगी। एयरफोर्स एक तो एयर डोमिनेंस करेगी और एयर सुपेरियोरिटी हासिल करके ये यकीन करेगी कि दुश्मन के जहाज हमारी स्थल सेना के ऊपर ना आ सके। उसके लिए ये इंटरडिक्शन करेगी, उनके ब्रिजेस के ऊपर करेगी, उनके एयरफील्ड्स पर करेगी। जिस किस्म के इनके टारगेट्स इन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं और जिस किस्म के हथियार और बॉम्ब जिनके पास अब हैं और आ रहे हैं, उनका ये इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, बात यह है कि 1:10 की सुपेरियोरिटी का मतलब ये होता है कि हम आर्टिलरी के जरिए टारगेट एरिया को सॉफन करते हैं, उसके बाद उस पर इन्फेंट्री के जरिए हमला करते हैं, साथ में यकीन करते हैं कि एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं हमारे, वो यकीन करें कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट आके हमारे इन लैंड ऑपरेशन में दखल ना दे सकें। तो ये चीज़ें दोनों फोर्सेस बड़े मिलकर करती हैं। जैसे एयर मार्शल साहब आपको बताएंगे शायद कि जब इन्फेंट्री आगे जाती है, जब आर्मी ज़मीन पर आगे जाती है, तो एयरफोर्स का एक ऑफिसर इनके संग जाता है, जिसको फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कहते हैं, जो कि एयरफोर्स से मिलाप रखता है कि अभी हमारी ज़मीनी फौज कहाँ पर है, आप कहाँ तक बम गिरा सकते हैं, इसके आगे या पीछे न गिराएं, क्योंकि अपनी सेना को उसकी फ़र्क पड़ सकती है। साथ साथ जो इनकी गन एरियाज़ होती हैं दुश्मन की, जो इनकी डेप्थ में होंगी, या इनके जो एमिनेशन डंप्स हैं, उसके ऊपर वहाँ पर बमबारी करके यकीन करें कि उनको गन्स को साइलेंस किया जाए। तो ये जो ऑपरेशनल प्लान बनेगा इस समय, और बन रहा है और बन चुका होगा, जो कि स्थल सेना वायु सेना मिल के इस समय लद्दाख में एक्शन करेगी, उसमें ये सब चीज़ें शामिल की जाएंगी। एयर डिफेंस शामिल किया जाएगा, आर्टिलरी का प्लान शामिल किया जाएगा, एयरफोर्स के अटैक का शामिल किया जाएगा, इन्फेंट्री किस तरीके से जाएगी उसका शामिल किया जाएगा, स्पेशल फोर्सेस का इसमें क्या अहम रोल रहेगा, साइबर वॉरफेयर का क्या रोल रहेगा, दुश्मन के पीछे हम क्या कोई अपनी सेना को गिरा के उनकी लॉजिस्टिक्स में दखल कर सकते हैं, उसका डिटेल होगी। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इसमें, जिसको सब सर इसमें एक चीज और बताइए, जैसे अभी नानोदकर सर बता रहे थे जो बन चुका होगा, इन सबको मिला के आप देखेंगे कि एक ऐसी पिक्चर इमर्ज होगी कि दुश्मन वहां पर रह नहीं पाएगा। आपने कारगिल में भी देखा, लेकिन कारगिल में परेशानी ये थी कि आप दुश्मन के पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके नहीं जा सकते थे। यहाँ पर पहली बात तो इलाका काफ़ी बड़ा है, दूसरा यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल पर बाहर उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। तो चाहे एयरफोर्स उसका उल्लंघन करे, चाहे कोई और करे, वो बात अलग रही। लेकिन पॉइंट ये है कि वी हैव अ 360 डिग्री एवेन्यू ओपन, चारों तरफ से हम उसको घेर सकते हैं। और जब हमें एक पर्टिकुलर एरिया, मिसाल के तौर में कोई भी फीचर अगर होगा उसको कैप्चर करना है, तो जिस तरह कारगिल में फ्रंटल ऑपरेशन से करना पड़ा, इस समय फ्रंटल ऑपरेशन से नहीं करना पड़ेगा, इसको चारों तरफ से घेर के करेंगे। सब हथियार का इस्तेमाल होगा इसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, इसमें गन्स का इस्तेमाल होगा, इसमें रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल होगा। इन्फेंट्री के पास भी रॉकेट लॉन्चर, जो बंकर बर्स्टिंग इनके हमारे पास जो हथियार हैं, उनका इस्तेमाल होगा। तो सब मिला के इस समय भारत सेनाएं, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास एडिक्वेट कैपेबिलिटी है चाइना को इस समय एक मुंह तोड़ जवाब देने की। अगर बात देखिए, आप जैसे अनुभवी जनरल से ये सुनकर, हालांकि हम दोबारा कहेंगे, देश के बहुत सारे लोगों में ये आश्वासन और बढ़ता है कि हमारी ताकत कितनी ज्यादा है चीन के ऊपर, तो इस समय फिर लड़ना पड़ेगा और हमारी तैयारी कितनी ज्यादा है, पोजीशन पे जाना ही पड़ेगा जी, जहां से वो अप्रैल मई में आया है। जी एडमिरल सिन्हा, मैं आपसे जब ये पूछ रहा था कि आप वायुसेना का किरदार किस तरीके से देखते हैं, तो मेरा सवाल इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ था कि जैसे थल सेना को वायुसेना की जरूरत पड़ती है, क्या नौसेना को भी वायुसेना की जरूरत पड़ेगी अगर वहां एलएसी पर हालात बिगड़ते हैं? देखिए, ऐसा है कि नेवी जो है, नौसेना के पास भी अपनी एक वायुसेना है,
जिसमें कि हमारे MiG-29 के हवाई जहाज होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य से, और कुछ शोर बेस्ड एफर्ट हैं। लेकिन अगर स्ट्राइक करने के लिए हमारे एसेट्स की कहीं कमी पड़ गई तो वायुसेना का एक डेडिकेटेड स्क्वाड्रन है Su-30 का, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं शिप्स के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। और इसलिए लेकिन हम जितनी कोशिश करते हैं कि वो कम से कम लैंड वॉरफेयर को सपोर्ट करते रहें, हमसे जितना बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज बता दूं, जो भी सर्विसेज है नेवी या एयरफोर्स, वो हमेशा एक लैंड ऑपरेशन के सपोर्ट में ही लड़ाई करते हैं। फाइनली क्या है कि वो आर्मी यूनिट है जो कि उसके सरहद को पार करके उसकी जमीन पर दखल जमाएगी और फिर हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम उसके साथ फिर कोई समझौता कर सके। तो नौसेना का काम ये भी है कि उसके ऊपर आप ऐसा प्रेशर डालें कि उसको जो है ये एक समझना पड़े। हमारे एक पॉस्चरिंग होती है, तो हम ऐसा पॉस्चर करें कि उसको लग जाए कि अगर वो लड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है और ये नौसेना जो है वो किसी दूसरे छोर से आके कहीं हमारे ऊपर एक नया फ्रंट न खोल दे। क्योंकि अभी देखिए चीन बड़ा वल्नरेबल हो गया है, बहुत सारे उन्होंने फ्रंट खोल दिए हैं। एक तो ताइवान के साथ उनका झंझट चल रहा है, साउथ चाइना सी में आप देखिए क्या चल रहा है, वियतनाम के साथ क्या चल रहा है। आसियान ने कल परसों एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है जो आज तक नहीं था। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वहां आ गया है। हमारा समझौता है जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ। तो हम जो है उनके सपोर्ट में वहां जाकर भी उनके चीन के जो पूर्वी क्षेत्र है उसके ऊपर भी हम इनके साथ मिलकर, यानी सर देखिए सीधे और सरल शब्दों में कहूं, जो आप कह रहे हैं, जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं, जो नानोदकर साहब कह रहे हैं कि भारतीय भाषा में जैसा हम कहते हैं कि घेर कर मारना, वो घेर कर मारने वाली स्थिति है और वो तीनों तरफ से होगी। और उसमें एक और किरदार है सर इंटेलिजेंस का, उस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा। जुलाई में 6 रफेल आने वाले हैं सर, उसका भी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि रफेल का क्या किरदार हो सकता है अगर स्थिति एलएसी पर बिगड़ती है। एलएसी पर जो हालात बने हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस बीच एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर से 3 साल के एक बच्चे की ऐसी तस्वीर आई है जो हर हिंदुस्तानी को झकझोर देगी। 3 साल के बच्चे के आंसू बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी कितने कायर हैं, कितने बुज़दिल हैं जो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, बच्चों को बंदूक से डराते हैं। सोपोर में आज सुबह सुबह आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, 3 जवान घायल हैं। आतंकियों की गोली से एक स्थानीय निवासी की भी मौत हो गई। जवानों ने जान पर खेलकर आतंकियों की गोली से एक बच्चे को बचाया। इस बच्चे की आंखों के सामने उसके दादा को गोली मार दी गई और इस बच्चे की आप जो वो रो रहा है वो सुनेंगे आवाज, जो उसके दर्द को सुनेंगे आपका कलेजा जो है वो फट जाएगा। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ना आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट। बच्चे की सिसकियां आप सुन रहे थे। उसने अपने आंखों के सामने अपने दादा को मरते देखा है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर थी जैसे जब उसे बचाकर लाया गया, और एक बार फिर सुनिए उसकी सिसकियों को, उसके दर्द को। वो देखो आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। 3 साल का ये मासूम बोल नहीं पा रहा, उसकी आवाज नहीं निकल रही। सिसकियां आपको अंदर तक हिला देती हैं कि क्या वहां पर
आतंकी करते हैं वो देखिए आप कि सिविलियंस को मार रहे हैं। छोटा बच्चा अपने दादा के साथ जा रहा था और जिस फौज पर लोग सवाल उठाते हैं उसी फौज ने उस बच्चे को बचाया, उसे प्यार दिया, उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की जब तक कि उसे उसके परिवार तक ना पहुंचा दिया जाए। मंजूर मीर ने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, वो आपको दिखाता हूं। हम इस वक्त सोपोर के मॉडल टाउन में मौजूद है, जहां पर आज सुबह मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया और उस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है और 3 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें 2 जवानों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, जबकि इस हमले में एक सिविलियन की भी मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन यहां पर जारी है और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 2 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है और सुबह सवेरे का समय था जब मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो शहीद हुआ और उसी दौरान एक सिविलियन जो एक बच्चे के साथ जा रहा था उसे भी गोली लगी और उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद इस पूरे इलाके का जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जो 2 मिलिटेंट यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी है जबकि एक मिलिटेंट लोकल है। फिलहाल करीबन 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, सोपोर। मंजूर मीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन मैं मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करूं उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप फिर इस बच्चे की सिसकियों को सुने ताकि अंदर तक ये आवाज जानी चाहिए, उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो आतंकियों का साथ देते हैं, उनके जनाजे में शामिल होते हैं, उन्हें पुलिस से आर्मी से बचाते हैं, उन्हें इस बच्चे के दर्द को सुनना चाहिए। आपको हम लेके जा रही है, ना हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। बच्चे को रोता देखकर, उसकी सिसकियां सुनकर किसी का भी दिल जो है वो दहल जाए, दुख से भर जाए, जो वहां पर हालात हैं उस बच्चे के साथ जो हुआ है। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, इस बच्चे को क्या इसके परिवार तक पहुंचाया जा सका है और इसकी हालत कैसी है अभी? बिल्कुल शांत, इसके घर वालों का पता चल चुका है और ये श्रीनगर का इलाके का रहने वाला है, अजंती का, जिसकी आज सुबह इस हमले के दौरान मौत हुई है। बच्चे को पुलिस ने जो है सही सलामत अपने साथ ले लिया है, उसे अपने घर तक पहुंचा दिया गया है। निसंदेह ही ये राहत की बात है कि जिस दौरान ये हमला हुआ है, करीबन बताया जा रहा है कि 7 मिनट तक दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलाबारी जो है यहाँ पर चारों तरफ से सुनाई दे रही थी और उसी दौरान जो स्थानीय नागरिक श्रीनगर से कुपवारा की तरफ जा रहा था और जब उसने देखा कि आगे क्रॉसिंग पर फायरिंग हो रही है, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और महज कुछ मीटर की दूरी पर जो है वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने सेफ जगह पर जाने की कोशिश की और उसी दौरान जो है उसे गोली लगी, खून में वो लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और वो मासूम बच्चा भी उसी दौरान बताया जाता है कि गाड़ी से नीचे आया और काफी देर तक जो है वो अपने दादा के बॉडी के पास जो है बैठा रहा और जैसे ही सुरक्षा बल के जवानों की नजर उस बच्चे पर पड़ी, क्योंकि चारों तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो सबसे पहले बच्चे को जो है अपनी तरफ बुलाया गया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर जो है वो स्पॉट पर पहुंचे और उस बच्चे को जो है वहां से सही सलामत उठा के अपने साथ लेके गई। तो निसंदेह ही ये तस्वीरें जो सामने आई है, ये हिला देने वाली तस्वीरें हैं, दिल को झंझोड़ने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में देखी गई है, जब एक मासूम बच्चा अपने दादा के शव के पास जो है काफी देर तक बैठा रहा। हालांकि वो मासूम है। मंजूर, ये तस्वीर जो भी देखेगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 3 साल का बच्चा, आप देखिए, दादा का शव वहां पर पड़ा हुआ है और वो उनके ऊपर बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे और उसके लिए एक तरीके से
भगवान का रूप ही कह लीजिए कि वहां पता नहीं वो आतंकी तो जिस तरीके से मार रहे थे इस बच्चे को भी मार देते। वहां पीछे देखिए आपको एक सैनिक नजर आ रहा है, एक फौजी नजर आ रहा है जिसने उस बच्चे को वहां से हटाया, निकाला और उसकी जान बचाई। वरना वो आतंकी तो इसको भी मार देते, उनके लिए इसकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, हम एलएसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों का जो अनुभव रहा है, जो कश्मीर के हालात हैं, कैसे वहां लोग पत्थरबाजों की मदद करते हैं, कैसे पत्थरबाज आतंकियों की मदद करते हैं, आतंकी को मार दीजिए तो लोग जनाजे में जाते हैं। मैं चाहता हूं ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसको आप लोग भी अपने शब्दों में बयां करें। जनरल प्रसाद, आप इस तस्वीर को देखकर कोई भी रो पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की पॉलिसी रही है कि वहां की आवाम को जितना बचा सकें बचाएंगे। आपने ये तस्वीर देखी, बड़ी इसका प्रभाव पड़ा है। आपको शायद याद होगा, मुश्किल से महीना भर या 1.5 महीना हुआ होगा कि जब एक हमारे कर्नल साहब की डेथ हुई थी, कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हुई थी, इसी तरीके की हरकत में जब वो एक मकान के अंदर गए थे जिसमें आतंकवादी घुसे हुए थे। वहां एक सिविलियन को बचाने के लिए जो बंदी ले लिया गया था, वो हैड बीन टेकन एज अ होस्टेज, उसको बचाने के लिए जब वो अंदर गए, एक कर्नल साहब कमांडिंग ऑफिसर, तो उन पर हमला हुआ और वो मार दिए गए। उन्होंने अपनी जान खो दी, वहाँ पे शहादत प्राप्त की, और लेकिन उस सिविलियन को बचा लिया और वो सिविलियन जिंदा बाहर आ गया। शायद ये वाक्य आपको सुशांत जी याद होगा, मुश्किल से महीना 1.5 महीना पुरानी बात है ये। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हमेशा ख्याल रहता है कि मिनिमम डैमेज टू लोकल पीपल एंड टू लोकल प्रॉपर्टी, और जहाँ तक हो सके सिविलियन की जान बचाना। इस बच्चे की जान आज बचाई, उसके पहले एक किसी और व्यक्ति की जान बचाई, उसमें कर्नल साहब खुद शहीद हो गए, कमांडिंग ऑफिसर। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक सिविलियन को बचाया जो कि जिंदा आज भी है। तो मिलिटेंट्स के संग, और आपने देखा एक जो बड़ा भारी तमाशा बन गया था जिसमें एक जीप के सामने बांध के कुछ हरकत हुई थी, उस समय भी कितनी जानें बचाई गई थी उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो हमारी तो सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, पुलिस की, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, इंटेलिजेंस की, सबकी ये एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लोकल पॉपुलेशन न सफ़र करे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब इनको बढ़ोतरी मिलती है, ये पैसा देते हैं, बच्चों से पत्थरबाजी कराते हैं, जनाजे में लोगों को ज़बरदस्ती भेजते हैं, हंगामा पैदा करते हैं, जो उनकी वो इमोशंस को हाई करते हैं, ये सब पाकिस्तान की कार्रवाई है जिससे कि लगे कि शायद वहाँ के जो लोकल। सर, मैं तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को समझ में आए कि पाकिस्तान क्या करता है और हमारे यहाँ की फौज क्या करती है। नानोदकर सर, अभी सर भी बात कर रहे थे, शंकर प्रसाद सर, कि आपको याद होगा मेजर गोगोई ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक लोकल को ह्यूमन शील्ड बनाकर वहां से अपने लोगों को निकाला था, स्थानीय लोगों को बचाया था। हंगामा हो गया। इस पर कोई हंगामा करेगा क्या कि जो आतंकी आ रहे हैं, जिनके जनाजे में आप शामिल होते हैं, जिनको आप वहां पर लॉजिस्टिक देते हैं, सपोर्ट देते हैं, घर में जगह देते हैं, वो आपके लोगों को मार रहा है। वो बच्चा सुनिए, उसकी सिसकियां सुनिए, वो लोगों को समझ में आएंगी क्या? आपको हम लेके जा रही है। नानोदकर सर, वो देखो आपके लिए बिस्किट खिलाए। मेरे ख्याल जम्मू और कश्मीर में 47 से लेके जो घुसपैठिए आते रहे हैं लगातार, और जो 90s के बाद में जो हालात और भी बिगड़ते गए हैं, अगर उसको देखा जाए तो हमेशा ये रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या वहाँ जो आर्मी के लोग वहाँ डिप्लॉयड है, उनके साथ जो लोकल लोग जो आतंकवादियों को जो सहारा देते हैं, जो जिनको कल्टीवेट किया जाता है, तो अगर उनको देखा जाए तो उनको सुनने में आनी चाहिए ये बच्चे की सिसकियां, उनको सुनानी चाहिए और उनको समझ में आने चाहिए कि आज ये बच्चे को किसने बचाया है। और यही काम लगातार, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी साहब ने जो बताया कि हमेशा सिर्फ गोगोई ने जो किया है कि भाई लोगों को बचाने के लिए उन्होंने एक आतंकवादी को जीप के सामने बांधकर उसके साथ उसको लेके जाके कई लोगों की जानें बचाई हैं। तो इस तरह से एक ही नहीं, हम हमेशा जब भी ऐसे इस तरह से जो लोकल लोगों को होस्टेज बना के जब कार्रवाई करते हैं, लोकल लोगों के घर में बैठ के वो बाहर मिलिट्री के ऊपर हमला करते हैं, तब सभी जो हम अगर देखा जाए परिस्थितियां,
तो हमने जो लोकल लोगों को बचा के आतंकवादियों को मारने की कोशिश करी है, ना कि अंधाधुंध गोली चला के, क्योंकि सबसे आसान ये होगा कि अपनी तरफ से अंधाधुंध गोली चलाओ तो उसमें आतंकवादी तो मर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन लोकल लोग भी मरेंगे। और जब भी ये स्टोल पेल्टिंग हुआ है तब आपने देखा होगा कि फौज ने कितना रिस्ट्रेन के साथ उसको टैकल किया हुआ है, यानी खुद के ऊपर जब उनको जख्म हुआ है तो उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया है कि गोली ना चलाएं। तो ये तो हमारी हिस्ट्री बताती है जम्मू एंड कश्मीर की, और ये हमारे सेना को आदेश दिया गया है कि जितना ज्यादा हम रिस्ट्रेन करें अपने आप के ऊपर कि लोकल लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। एडमिरल सिन्हा, अगर आप देखेंगे कि विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल ये फोरफ्रंट में रखा हुआ है हमारे थल सेना ने। और अगर मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं जब कई बार ये कहा जाता है कि कश्मीर में लोगों का, कश्मीरियों का दिल क्यों नहीं जीता जा रहा। अब दिल जीतने के लिए क्या करें सर, दिल तो निकाल कर रख दिया। आप वहां पर देखिए एडमिरल सिन्हा, मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं कि जब लोग ये कहते हैं कि फलाना आतंकी इसलिए आतंकी बन गया क्योंकि उसको किसी एक दिन किसी वो स्कूल से लौट रहा था और फौजी ने थप्पड़ मार दिया तो वो आतंकी बन गया। वो ये बच्चे को बचाया और ऐसे कितनों को बचाया। जब कश्मीर में बाढ़ आई तो वहां जान जोखिम में डालकर सेना ने बचाया। उन हुर्रियत वालों को भी बचाया जो हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हमारे ऊपर गाली देते हैं, हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये कब दिखेगा सर? देखिए, ये तो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं जो कि भारतवर्ष का विरोध करते हैं, ये उनकी स्टोरी बहुत दिनों से रही है। हमारी सेना जितना वहाँ पे सद्भावना से काम करती है ये तो वहाँ जाकर देखने से ही पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि आतंकी ग्रुप वाले या हुर्रियत वाले जो है उन चीजों को कभी हाईलाइट नहीं करते हैं, क्योंकि वो फंडेड लोग हैं। वो पाकिस्तान की ISI और आर्मी की ओर से उनको फंडिंग होती है ताकि वो वैसे ही बात करें जिससे कि लोगों को भड़काया जा सके। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अभी परिवर्तन होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, जबकि वहाँ डेवलपमेंट अभी आ रहा है। जब वो डेवलपमेंट देखेंगे फिर वो समझेंगे कि सरकार कितनी सीरियस है इसके बारे में। इसीलिए केंद्र सरकार ने डायरेक्टली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने अंतर्गत किया हुआ है। तो हमें लगता है कि ये नैरेटिव भी चेंज होगी, उसका भी समय आएगा। जनरल प्रसाद, क्या ये नैरेटिव वाकई चेंज हो भी रही है कि जिस तरीके से हमने देखा है जब से 370 गया है और बड़े बड़े मिलिटेंट्स वहां मारे जा रहे हैं, हिजबुल के, लश्कर के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मारा गया, और ये संभव नहीं होता अगर वहां पर स्थानीय इनपुट नहीं होता। क्या लोगों को अब समझ में आने लग गया है क्या कि फायदा किधर है, विकास किधर है, सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान और वहां के आतंकी क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से ये हो पा रहा है? बहुत हद तक। इसलिए आपने देखा होगा जब वो 3 पॉलिटिकल नेता जो जेल गए थे उस समय, तो उनको जब रखा गया था अंडर कस्टडी, ऐसे लोगों ने सोचा था कि बहुत ज्यादा सड़क के ऊपर उनका लोग प्रदर्शन करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। पंचायत की जो चुनाव हुई है वहाँ पे सुशांत जी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और अब पंचायतों के अगर मुखिया और सरपंचों से अगर बात करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि अब वो समझ रहे हैं डेवलपमेंट क्या चीज है और कितनी तेजी से उनके एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, किंतु ये जो नैरेटिव है पाकिस्तान और ये ISI का पिछले 60 वर्षों से 65 वर्षों से, वो तो 50-60 दिन में जाने वाला। मनीष भी हमारे साथ हैं सर, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या ये नैरेटिव जिसका जिक्र एडमिरल सिन्हा कर रहे हैं, वो नैरेटिव अब 370 हटने के बाद चेंज हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, और ऐसी तस्वीर क्या उस नैरेटिव को ध्वस्त करने में एक बहुत अहम किरदार निभाएगी? सुशांत, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से हालात कश्मीर में बिल्कुल बदले हैं। जो वहां का यूथ है, वहां के लोग हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन करीबन 100 से 150 की संख्या में जो आतंकी हैं, जिसमें फॉरेन टेररिस्ट में वहां पर मौजूद हैं, आप ये समझिए कि वो लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। लोगों के ऊपर दबाव बनाने के साथ साथ पीयर प्रेशर, किडनैपिंग, एब्डक्शन करते हैं और उनके साथ जातियां करते हैं। और इसी वजह से, डर की वजह से, वहां के लोग, कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। करीबन 20% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी आतंकियों का साथ दे रहे होंगे। 80% ऐसे लोग कश्मीर में हैं जो कि विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और मॉडरेट हैं। अब आप इस तस्वीर के माध्यम से एक बात समझिए कि पिछले दिनों सिक्योरिटी फोर्सेज ने करीबन 100 से ज्यादा की संख्या में आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौयबा, अल बद्र की जो टॉप लीडरशिप है उसको पूरी तरीके से खत्म किया है। उसकी वजह यह है कि इन्हीं लोगों से इंट जनरेट होता है, क्योंकि इस समय आतंकियों को लेकर जो वहां की आवाम है वो बहुत परेशान है। सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें भारतीय सेना या CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार लोगों की मदद कर रही है। कुल मिलाकर 52
जो न्यू लड़के हैं उनको गुमराह कर आतंकियों ने रिक्रूट किया, लेकिन उनको भी डीरेडिकलाइजेशन का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और आज जब ये इंसिडेंट हुआ, जब नाके पे फायरिंग की गई, सस्पेक्ट ये किया गया कि उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी आतंकी है और दूसरा वहां का लोकल है। इसी के जरिए अब जो लोकल लोग हैं वो लगातार अपने बच्चों से, अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप जो मेन स्ट्रीम में दोबारा आइए। इसमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस उनका हेल्प कर रही है और डीरेडिकलाइजेशन का काम चल रहा है। तो ये आप समझ लें कि पत्थरबाजी में कमी आई है, लोग विकास चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है उन आतंकियों के लिए जो कि कश्मीर के लोगों के, साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के लोगों के घरों में रह रहे हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर रहे हैं। दरअसल पिछली बार जनरल प्रसाद जिसका जिक्र कर रहे थे, कर्नल आशुतोष शर्मा का, उस दौरान भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो हॉस्टेज क्राइसिस एब्डक्टेड थे, जो कि आतंकियों ने घेराव करके उस पूरे हट के अंदर उनको रख रखा था कुलगांव में, उस एरिया में, उन सबको निकाला हंडवारा से और फिर उसके बाद गन फाइट में कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए। यही नहीं बल्कि उससे पहले अगर आप देखें तो लगातार भारतीय सेना यही कोशिश करती आई है कि कहीं से भी किसी की भी सिविलियन को कैजुअलिटी ना हो, और यही वजह है कि लगातार पिन पॉइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इंट जनरेट किया जा रहा है। तो इसको इस तरीके से भी आप समझें कि दरअसल लोग वहां के परेशान हैं इन आतंकियों से, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी हो, और चुनिंदा कुछ लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से वो ये कर रहे हैं और वो एक्यूट प्रेशर में है और इसी प्रेशर को रिलीज करने का काम इस समय भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जनरल प्रसाद, इसमें ये तस्वीर एक और चीज समझा रही है क्या, जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, कि हमारी सारी दिक्कत फौज की इसी बात में आती है कि आतंकियों को आंख मूंद के गोली चलानी है, हमें आंख खोलकर गोली चलानी है कि कोई सिविलियन ना मर जाए। हमें अगर उनको मारना हो और आंख मूंद के मारना हो तो कितने मार दें, लेकिन उन्हें बचाना है सिविलियंस को, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपनी जान कई बार कुर्बान कर देनी पड़ती है। देखिए, जितनी भी हमारी फौजियों की, अफसरों की, जेएसटीओ और जवानों की इसमें मार्टरडम हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि हम पहले देखते हैं कि जो इसको मार रहे हैं वो यकीनन मिलिटेंट है कि नहीं, कहीं कोई सिविलियन तो नहीं है, कहीं कोई कोलैटरल डैमेज तो नहीं होता। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी मकान के अंदर अगर टेररिस्ट एक अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं तो जहां तक हो सकता है उस मकान को गिराते नहीं है जब तक कि मिलिटेंट ना न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन अंत में अगर मिलिटेंट न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है किसी वजह से और मकान के अंदर छुपा रहता है, तब भी हम मकान को बर्बाद करके उसको बर्बाद करते हैं। तो हम लोगों की पॉलिसी ये रही है, यूज मिनिमम फोर्स। और मिनिमम फोर्स का माने ये है कि सिर्फ उसी को मारा जाए जो कि इसमें आतंकवादी है और इसकी कोलैटरल डैमेज कतई ना हो। आपने सवाल एक बड़ा जरूरी उठाया था, उसका मैं थोड़ा आज के हालात से भी लिंकेज कर दूं, अगर आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल। देखिए, जो ये आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 370 से कौन कौन दुखी है? आर्टिकल 370 के लागू होने से पाकिस्तान दुखी है, आर्टिकल 370 के लागू होने से चाइना दुखी है। चाइना को लगता है कि शायद भारत पाकिस्तान गिलगित के ऊपर भी अपना कब्जा करेगा जहां से हमारी सड़कें जा रही हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है चाइना का कि आर्टिकल 370 को हमने रिवोक किया है, इस मारे वो इस तरह की हमारे सामने आज एक सिचुएशन खड़ी कर रहा है। तो खैर वो बात एक माइनर इशू है, लेकिन बात ये मैं समझाना चाह रहा था कि आर्टिकल 370 से चाइना दुखी है, पाकिस्तान दुखी है, मेन आवाम, बल्क ऑफ द पीपल इन कश्मीर आर वेरी हैप्पी। वो तो चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं कि एजुकेशन बढ़े, वो चाहते हैं कि वहाँ जॉब्स क्रिएशन हो। जॉब क्रिएशन कैसे होगी? जॉब क्रिएशन तभी होगी जब कोई इंडस्ट्री जाएगी। इंडस्ट्री कैसे जाएगी? इंडस्ट्री वहाँ तभी जाएगी जब उसको नॉर्मल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़मीन की और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, ये सब चीज़ें करने की। अगर आपको एक कॉटन फैक्ट्री लगानी है तो कॉटन फैक्ट्री कौन लगाएगा जब तक उसको ज़मीन नहीं देंगे आप। और उस वहाँ पर अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं, आप IIM बनाना चाहते हैं, आप एम्स जैसे संस्था बनाना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको देश के संग मिलना पड़ेगा। और देश के संग अब जब मिल गए हैं तो वहाँ का आवाम 100% खुश है। तो चाहता है कि हम, और ये बात मैंने कही भी, बिना आवाम के जो बड़े बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं, ये संभव ही नहीं होता अगर लोकल लोग सपोर्ट ना कर रहे होते, जानकारी ना दे रहे होते। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों को दिख रहा है 370 हटने के बाद वहां किस तरीके से विकास आ रहा है और इसीलिए लोग भी मदद कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि उसी कड़ी में ये तस्वीर भी जुड़ेगी, लोग देखेंगे, समझेंगे कि कौन बच्चे को बचा कर लाया और कौन बच्चे को मारने पर आमादा था। ये तस्वीर याद रखेगा हर कश्मीरी। मैं ये उम्मीद करता हूं, हर भारतीय ये उम्मीद करता हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया।